नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एसईसी नोटिस की खबर से अडानी शेयर धड़ाम, 15% तक गिरे अडानी शेयर, निवेशक चिंतित। क्या अडानी के अमेरिकी बाजारों में कारोबार पर रोक लगेगी? अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। खबर है कि अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर एसईसी ने एक कथित रिश्वत मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को समन भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इस खबर के सामने आते ही शुक्रवार को अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 3% से लेकर 15% तक टूट गए। सबसे ज्यादा गिरावट अडानी ग्रीन एनर्जी में देखी गई, जो करीब 14% नीचे चला गया। अडानी एंटरप्राइजेज लगभग 10%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 12%, अडानी पोर्ट्स 7.5% और अडानी पावर 5% तक गिर गया। विश्लेषकों के मुताबिक इन कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट से निवेशकों की संपत्ति में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। बता दें, एसईसी ने अमेरिकी अदालत से अनुमति मांगी है कि समन सीधे ईमेल के जरिए भेजा जाए। अमेरिकी कानून के अनुसार समन मिलने के बाद आरोपियों को अदालत में जवाब देना जरूरी होता है। एसईसी का कहना है कि चूंकि अडानी पहले भी इस मामले पर सार्वजनिक बयान दे चुके हैं और उनके वकील भी मौजूद हैं, इसलिए माना जा सकता है कि उन्हें जांच की जानकारी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है ये प्रक्रिया आगे चलकर सिविल कार्रवाई में बदल सकती है, जिसमें जुर्माना, अमेरिकी बाजारों में कारोबार पर रोक और प्रतिष्ठा पर असर जैसे नतीजे हो सकते हैं। बांग्लादेश को लेकर अमेरिका चीन आमने सामने, बंगाल की खाड़ी में बढ़ी वैश्विक ताकतों की भिड़ंत, भारत इस बीच कहां, उठ रहे सवाल। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव से पहले अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक तकरार खुलकर सामने आ गई है। दोनों देश एक दूसरे पर बांग्लादेश में दखल देने के आरोप लगा रहे हैं। बीजिंग ने वॉशिंगटन को नसीहत दी है कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझे और ऐसे कदम उठाए जो ढाका की स्थिरता, विकास और क्षेत्रीय सहयोग के लिए सही हो। दरअसल ढाका में चीनी दूतावास ने यह प्रतिक्रिया उस बयान के बाद दी जो नए अमेरिकी राजदूत ब्रेंट क्रिस्टेंसन ने दिया था। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय है और बांग्लादेश को चीन से जुड़ाव के जोखिम समझने चाहिए। इस पर चीन ने कड़ा जवाब देते हुए अमेरिकी बयान को गैर जिम्मेदार और पूरी तरह निराधार बताया। चीन ने साफ कहा कि चीन बांग्लादेश सहयोग दो देशों का आंतरिक मामला है, इसमें अमेरिका की उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं। विश्लेषकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के इलाके में प्रभाव बढ़ाने को लेकर अमेरिका और चीन दोनों की नजर बांग्लादेश पर है। यह स्थिति भारत के लिए भी संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि भारत लंबे समय से क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन बनाए रखने वाली भूमिका में रहा। इसी बीच खबरें हैं कि अमेरिका बांग्लादेश की राजनीति में प्रभाव रखने वाली जमात इस्लामी पार्टी के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये पार्टी पहले प्रतिबंधित रह चुकी है। इस पहल ने राजनयिक हलकों और बांग्लादेशी विशेषज्ञों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी साफ है कि बांग्लादेश चुनाव से पहले सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों की सियासत का मैदान में बनता दिख रहा है। मोदी बोले, भारत बन रहा मजबूत राष्ट्र। बोले, ताकत बढ़ाना और सही समय पर इस्तेमाल करना जानता है। बोले, कमजोर देश लक्ष्य नहीं पाता। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस के मौके पर कहा कि भारत अब एक और मजबूत और दृढ़ राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी कमजोर देश अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हमेशा एक शक्तिशाली भारत का सपना देखते थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान निकोबार से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अपनी ताकत बढ़ाना, उसे जिम्मेदारी से संभालना और सही समय पर इस्तेमाल करना जानता है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने उन लोगों को उनके घर में घुसकर जवाब दिया जिन्होंने देश को चोट पहुंचाई थी। ये नए भारत की ताकत और आत्मविश्वास को दिखाता है। 2 महीनों में 30 बार बदला चुनाव आयोग, हर 2 दिन में अपडेट। बीएलओ परेशान, चुनाव आयोग की तैयारी पर उठे सवाल। चुनाव आयोग के बीएलओ ऐप को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस ऐप के जरिए वोटर लिस्ट के एसआईआर का काम किया जा रहा था, उसमें सिर्फ 2 महीनों में करीब 30 बदलाव किए गए। ये ऐप बीएलओ के लिए मुख्य और लगभग एकमात्र टूल था जिससे उन्हें घर घर जाकर वोटर्स का डेटा अपडेट करना था। लेकिन लगातार अपडेट्स ने जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अक्टूबर 2025 से जब यह प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद ऐप में बार बार नए वर्जन जारी होते रहे। कई बार तो 48 घंटे के भीतर ही नया अपडेट आ गया। औसतन हर 2 दिन में ऐप बदल रहा था। बीएलओ और चुनाव अधिकारियों ने बताया कि ऐप की कार्यप्रणाली पहले से ही जटिल थी। ज्यादातर कर्मचारी टेक्निकल रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। हर अपडेट के बाद उन्हें फिर से सीखना पड़ता था। कई बार डेटा दोबारा भरना पड़ा। कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा कि कोई स्पष्ट ट्रेनिंग मैनुअल नहीं दी गई।
जिससे भ्रम और बढ़ा। ऐप के बार बार बदलने से काम की रफ्तार और सटीकता दोनों प्रभावित हुई। चुनाव जैसे संवेदनशील काम में टेक्निकल अस्थिरता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए ऐप पूरी तरह तैयार थी या नहीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। एसआईआर से पहले चुनाव आयोग की तैयारी कैसी थी? बीएलओ को कोई साफ निर्देश नहीं दिए गए और ऐप को 1-2 दिन में ही बार बार बदला जा रहा था। शंकराचार्य ने बसंत पंचमी पर भी स्नान नहीं किया। शंकराचार्य बोले केशव मौर्य को होना चाहिए यूपी का सीएम। प्रयागराज के माघ मेले में संगम स्नान को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी पर भी शंकराचार्य ने संगम में स्नान नहीं किया और साफ कहा कि जब तक उन्हें सम्मान के साथ पारंपरिक तरीके से स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। शंकराचार्य का कहना है कि पालकी में स्नान के लिए जाना परंपरा है, नई मांग नहीं। उन्होंने प्रशासन पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाया। शंकराचार्य और योगी के बीच चल रहे तनाव में अब शंकराचार्य ने केशव प्रसाद मौर्य की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को समझदार नेता बताते हुए कहा कि राज्य की कमान ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जो जिद या बदले की भावना से काम ना करे। उनका कहना है कि अफसरों से गलती हुई है लेकिन मामला बढ़ाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि जो जिद पाल कर बैठा हो या जिसके मन में बदले की भावना हो उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। विपक्षी नेताओं के उनसे मिलने पर उठे सवालों पर शंकराचार्य ने भाजपा से ही सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष आ सकता है तो भाजपा क्यों नहीं? भाजपा खुद को हिंदू पार्टी कहती है, फिर संतों के सम्मान के मुद्दे पर चुप क्यों है? रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर डॉलर 92 के करीब पहुंचा। रुपया रिकॉर्ड गिरावट पर डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंचा। भारतीय मुद्रा रुपया शुक्रवार को अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी निवेशकों के लगातार पैसा निकालने और आयातकों द्वारा डॉलर खरीदकर बचाव करने की वजह से रुपया दबाव में दिखा। शुक्रवार को रुपया 92 रुपए प्रति डॉलर के बेहद करीब पहुंच गया और 91.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छू लिया। बाद में ये 91.94 पर बंद हुआ, जो एक ही दिन में करीब 0.4% की गिरावट है। अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो रुपया लगभग 1.18% कमजोर हुआ है। वहीं इस महीने अब तक इसमें करीब 2.3% की गिरावट दर्ज की गई है। वो रूस पर निर्भरता घटाकर पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों से ज्यादा तेल खरीदने की तैयारी कर रहे हैं ताकि सप्लाई में किसी तरह की कमी ना हो। बताया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम और ब्राजील की राष्ट्रीय तेल कंपनी के बीच ये समझौता अगले हफ्ते इंडिया एनर्जी वीक सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। सबरीमाला विवाद पर राहुल गांधी नाराज। केरल कांग्रेस की रणनीति से राहुल असंतोष। सोनिया गांधी का नाम आने पर बढ़ा विवाद। केरल में कथित सबरीमाला सोना चोरी मामले को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी को इस बात से गहरी नाराजगी है कि केरल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को संभालने में जल्दबाजी और दूरदर्शिता की कमी दिखाई। उनका मानना है कि इसी वजह से सत्तारूढ़ सीपीएम और एलडीएफ सरकार को जवाबी हमला तेज करने का मौका मिल गया। विवाद तब और बढ़ा जब कुछ तस्वीरें सामने आईं। इन तस्वीरों में कथित रूप से सबरीमाला गोल्ड चोरी केस के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और सांसद अडूर प्रकाश व एंटो एंटनी के साथ दिखाई दिए। सीपीएम और केरल सरकार ने इन तस्वीरों के आधार पर कांग्रेस नेतृत्व और आरोपी के बीच संबंध होने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस ने इसे पूरी तरह साजिश और छवि खराब करने की कोशिश बताया। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस के आक्रामक अभियान ने वाम दलों को इस मुद्दे को बड़ा बनाने और इसे राजनीतिक टकराव में बदलने का मौका दिया। अबू धाबी में रूस यूक्रेन अमेरिका की सीधी वार्ता। 4 साल के युद्ध पर शांति की कोशिश। ज़ेलेंस्की बोले जमीन का मुद्दा सबसे अहम। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कूटनीतिक पहल शुरू हुई। शुक्रवार को अबू धाबी में रूस यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे। यह करीब 4 साल से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए सीधी बातचीत का पहला बड़ा दौर माना जा रहा है। बताया जा रहा है ये पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आगे बढ़ाई जा रही योजना के तहत हो रहा है। हालांकि शुरुआती अमेरिकी प्रस्ताव की कीव और यूरोपीय देशों ने आलोचना की थी क्योंकि उससे रूस के पक्ष में झुका हुआ बताया गया। वहीं बाद में यूरोपीय शांति सैनिकों के सुझाव पर मॉस्को ने भी आपत्ति जताई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बातचीत से पहले साफ कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जमीन का है। रूस अब भी चाहता है कि यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पीछे हटे, जबकि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.